H2O2 की मैं बात कर रही थी, तो H2O2 की मैं फिर से एक बार बात बता देती हूँ। सबसे क्वेश्चन हो गए थे, बैलेंसिंग सबसे हो गई थी, ठीक है। सिंपली एन फैक्टर निकालना था हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद क्या करना था, एटम्स बैलेंस करने थे, एटम्स के बाद हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना था, देन हाइड्रोजन एंड देन योर चार्ज। और मैंने क्या बोला था कि अगर बेसिक वाले में प्रॉब्लम हो रही है, बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में क्या करोगे, जैसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते थे वैसे ही बैलेंस करेंगे। डेफिशिएंट वाले साइड हम H2O ऐड करते थे और उसको बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करते थे, ये हम करते थे एसिडिक मीडियम में। और अगर उसी को बेसिक मीडियम बनाना है तो हम क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ OH- ऐड कर देंगे, तो H+ और OH- मिलकर वाटर बना लेगा और एक तरफ OH- रह जाएगा, तो मतलब मीडियम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं H2O2 की बात कर रही थी, मैंने H2O2 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो H2O2 है ये किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है ना। तो जब इसका रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो H2O2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2O + O2, ठीक है, टू H2O + O2। सो दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड नहीं, क्या होता है, परऑक्साइड होता है, जिसमें ये क्या हो रहा है, कैसी आवाज आ रही है, परऑक्साइड पे क्या होता है, -1 का चार्ज होता है, और यहाँ पे -2, ये ऑक्साइड है और ये क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक बार तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है, और एक बार क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो जब रिडक्शन शो करेगा, मतलब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जब ये रिडक्शन शो करेगा, खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, H2O2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O, ठीक है। इसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और अगर इसका एन फैक्टर देखेंगे हम तो कैसे करेंगे, एन फैक्टर के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेफिशिएंट वाले साइड H2O ऐड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए H+ ऐड कर देंगे, और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एन फैक्टर क्या हो गया इसका, 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। दूसरी बात, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कब काम करेगा, जब इसका खुद का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब H2O2 जब O2 में कन्वर्ट होगा तो इसका खुद का क्या हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है, खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। सो हियर इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड यहाँ पे अगर हम एन फैक्टर करें तो डेफिशिएंट वाले साइड हम क्या करेंगे, O2 बैलेंस है, H हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 H+ ऐड कर देंगे, और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, सारी चीजें हो गई हमारी बैलेंस। तो यहाँ पे भी एन फैक्टर क्या आ गया आपका, 2, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेदर इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों ही केस में इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है जीवन में कि एन फैक्टर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑलवेज 2 when it acts as oxidizing agent and when it acts as reducing agent। अब इसी के बेसिस पे एक हम और बैलेंसिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि पहले आप खुद से बैलेंस करो, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। ये लिख लिया था ना सबने। सो वी हैव CrI3, ठीक है। इसका रिएक्शन हो रहा है हमारा किसके साथ, H2O2 के साथ, H2O2 का, और ये हो रहा है बेसिक मीडियम में, मतलब KOH है इसमें, ठीक है। और ये रिएक्ट करके हमें दे रहा है, ये हमें देगा K2CrO4 प्लस ये हमें देगा H2O एंड, हाँ बस H2 एंड आयोडीन, आयोडीन भी किस में चेंज हो जाएगा आपका, KiO4 प्लस H2। समझ में आया, क्या बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं हम, बस मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, बस आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सबका,
किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। और मुझे एक और बात बताओ स्टार्ट करने से पहले कि ये जो H2O है ये क्या एक्ट कर रहा है, क्या ये स्पेक्टेटर की तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पे ओनली वन क्वेश्चन, H2O क्या स्पेक्टेटर की तरह, तब किसकी तरह काम कर रहा है? ये H2O2 की वजह से आया है H2O, ठीक है। जो आप एक्स्ट्रा H2O ऐड करोगे वो आप स्पेक्टेटर की तरह ऐड करोगे, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन में दिया हुआ है H2O वो किसकी वजह से गिवन है? सिर्फ आपका H2O2 की क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलो पता चल गया इसका सबका क्या आ रहा है। चलो अब मैं पूछ रही हूँ CrI3 में फटाफट से एन फैक्टर हम बताएंगे, Cr ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, एन फैक्टर हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। क्रोमियम का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? CrI3 है, ठीक है, तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों? +3, ठीक है। और आयोडीन का क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। H2O2 में किसका चेंज हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या आयोडीन का -1 होगा ना। अब देखो H2O2 में सिर्फ पेरोक्साइड का हो रहा है, तो पेरोक्साइड का -1। KOH तो हमें मीडियम बता रहा है, KOH में कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, स्पेक्टेटर है ये। नाउ कमिंग ऑन टू CrO4 -2, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो जल्दी से। +6, वेरी गुड, ठीक है। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोडीन का क्या हो जाएगा? -8 और ये हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा? 6 कहां से होगा बेटा? +7 हो जाएगा ना, ये इसका 1, ठीक है, +x -8 = 0, ये हो गया आपका +7, ठीक है। और H2O में ऑक्सीजन का -2। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला तो चेंज हो रहा है हमारा क्रोमियम का। क्रोमियम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है या लूज कर रहा है? +3 से +6 में जा रहा है, गेन कर रहा है या लूज कर रहा है? बेटा गेन करेगा तो फिर +3 से न्यूट्रल में जाएगा ना, लूज कर रहा है, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया आपका, कितना? 3। आयोडीन का कितना हो जाएगा एन फैक्टर? आयोडीन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है? इसने 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए और आयोडीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 8 इलेक्ट्रॉन, -1 से +7 गया, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया और कितने एटम्स है टोटल? एक एटम ने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लेकिन यहाँ पे कितने एटम्स है? 3, तो टोटल कितना हो जाएगा एन फैक्टर? 24। तो मतलब आयोडीन ने 24 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। टोटल इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में कितने लॉस हो गए इसकी वजह से? नेट कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट? 24 + 3 दैट इज 27। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया और आयोडीन ने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 3 आयोडीन ने 24 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 8 × 3, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो इस कंपाउंड ने लूज किए होंगे वो कितने हैं? 27, ठीक है। कमिंग ऑन टू दिस, इसका क्या हो जाएगा? इसका मैंने आपको हमेशा एन फैक्टर क्या बताया है कि H2O2 किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे? पहले तो मुझे बता दो किसकी तरह एक्ट कर रहा है। इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना, तो इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और चाहे कुछ भी एक्ट करे एन फैक्टर हमेशा क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, अब इनका एन फैक्टर निकल गया, ठीक है, इसका 27 और इसका 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के एन फैक्टर को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 2 से कर देते हैं और इसको 27 से कर देते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, हाँ महक क्या डाउट है? इलेक्ट्रॉन गेन वाला, ये वाला कि 27 इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ कर रहा है बेटा? लूज कर रहा है ना। +3 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। +3 से +6 जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। -1 से +7 जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है।
इसका 3 का लॉस हो रहा है, इसका 24 का लॉस हो रहा है, टोटल लॉस कितना हुआ 27 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते थे, एटम्स बैलेंस करते थे, तो चलो एटम्स बैलेंस करते हैं। एटम्स, यहाँ पे Cr कितना है 2, तो यहाँ पे 2। ठीक है, आयोडीन कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हमने कर दिया 6। ठीक है, अब क्या बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पे पोटेशियम देखो कितना हो गया, पोटेशियम कितना हो गया यहाँ पे 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया ना, हमने 10 ये भी बैलेंस कर दिया। तो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड। ठीक है, ऑक्सीजन अब बैलेंस कर देते हैं। अब O की बारी आ गई, O को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, पहले हम इस वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 27 और इंटू 2 कितना हो रहा है 54, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है स्पेक्टेटर की तरह काम नहीं कर रहा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन मैंने क्या बोला था आपका बैलेंस्ड ही होगा, अगर आप देख लो तो ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 कितना 54, और 54 और ये क्या हो गया आपका 10, हो गया है ना बैलेंस। O को हम अभी H2O से बैलेंस करेंगे, O हमने बैलेंस करना है ना H2O से। कितना ऑक्सीजन आ रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 54 और 10, और यहाँ पे आ रहा है आपका कितना 54 और ये कितना हो रहा है 24 और ये 8, 54 और 24 और 8 कितने का आ रहा है डिफरेंस 22 का, देख लो 22 का आ रहा होगा, कैलकुलेट करके देखो अपने नोटबुक्स पे। यहाँ पे कितना है 54 प्लस 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है 8 प्लस 24 प्लस 54, 54 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 22H2O, 22H2O ऐड कर देंगे। सिक्स KI4, 6 KiO4, 2 CrO4। हाँ ठीक है, हो गया। अब दोनों साइड क्या हो गया बैलेंस हो गया, 10 प्लस 22 हो तो गया 4 हाँ बैलेंस हो गया ना, अब दोनों साइड बैलेंस हो गया। और मैंने बोला था कि जब आप देखोगे लास्ट में चार्ज इसमें तो होगा नहीं, ये चार्ज भी क्या हो जाएगा, चार्ज तो इसमें है ही नहीं, चार्ज तो बैलेंस हो गई। ठीक है, दोनों ही साइड न्यूट्रल है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यही होता है क्या आपका बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन बैलेंस कर लोगे, अब मैं इसमें एक ट्विस्ट ले आऊं, वो आप खुद से बैलेंस करोगे। ठीक है, ये H2O में ऑक्सीजन कौन सा वाला है, ये H2O2 में, सुनो H2O2 में ऑक्सीजन कौन सा वाला है, ये आपका नॉर्मल ऑक्सीजन है, परऑक्सी है लेकिन नॉर्मल ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन जो हम यूज करते हैं। ठीक है, आइसोटोप में अगर मैं इसको O18 यूज करूं, ठीक है, तो आपने कौन सा बैलेंस करना है, रिएक्शन सेम रिएक्शन है, लेकिन जो आपका H2O2 जो है वो 18th आइसोटोप है ऑक्सीजन का। ठीक है, और आपका सब कुछ सेम है, तो K2CrO4 प्लस यू हैव KiO4 प्लस यू हैव H2O। यहाँ पे H2O नॉर्मल वाला होगा या O18 ही होगा, यहाँ पे H2O कौन सा होगा 18 वाला होगा, क्योंकि वही चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से बैलेंस करो। ऊपर आप चीटिंग भी कर सकते हो क्योंकि एन फैक्टर तो सेम ही रहेगा। अब जो आप नॉर्मल जो बैलेंसिंग के लिए H2O ऐड करोगे ना, वो ऐड करोगे आप नॉर्मल वाला वाटर। ठीक है, उसमें आप H2O 16 नहीं रखोगे, उसको आप सिंपल H2O लिख सकते हो। चलो 1 मिनट में बैलेंस करो। जो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आया था ना, इसको आप नेट क्या कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हैं, 22H2O, और यहाँ पर कितना था 54H2O, तो इसको माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो
एक्चुअल जो आपका H2O कितना हो गया, यहाँ पे माइनस करके लिख सकते हो कितना, 32H2, ये हटा के। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। चलो हो जाएगा, फटाफट से मैं एक बार करूं। चलो अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैं जो बोलती जा रही हूँ फटाफट आप लोग उसका आंसर करते जाएंगे। यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ रहा था, मेरे को दोबारा तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ रहा था बताओ जल्दी से। इसका आ रहा था 3, इसका आ रहा था 24, तो टोटल आ रहा था 27। और यहाँ पे तो एन फैक्टर हमेशा क्या आएगा, 2। हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 27। ठीक है, नाउ वी हैव टू बैलेंस व्हाट, एटम्स। तो एटम्स हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ से 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम क्या बैलेंस करेंगे, पहले आई बैलेंस करेंगे, तो आई हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू बैलेंस, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया कितना, 54, O18 हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो एटम्स बैलेंस हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने पोटेशियम भी बैलेंस कर दिया। ठीक है, सारे एटम्स बैलेंस हो गए। नाउ अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करना है हमें। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 10 ऑक्सीजन आ रहा है, और यहाँ पे 8 और 24, 8 और 24 कितना हो गया, 32। ठीक है, मतलब 22 ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 22 H2O ऐड कर दिया, 22 H2O ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 27, 54, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, हाँ बैलेंस्ड है आपका H2O2 KOH 10। ठीक है, बैलेंस है ना। तो ये मैं बस ये कहना चाह रही हूं कि यहाँ पे ये जो H2O का जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, जबकि जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो O18, वो इस ये वाला H2O और ये वाला H2O दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। तो इसको हम बैलेंस, इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस करके प्लस 32 H2O लिख दिया था। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब हम आते हैं किस पे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इससे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट था, वो था हमारा मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझ जाओ, भाई बहन है। ठीक है, एक तरह से हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए चलेंगे मोल कंसेप्ट से, कैसे ये रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो, जब हमने मोल कंसेप्ट सीखा था, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, मोलर मास। मैं यहाँ पे मोल कंसेप्ट बता रही हूं, सिर्फ समझेंगे, और यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, सिर्फ समझेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मोल कंसेप्ट में हमने क्या निकाला था, मोलर मास निकालना सीखा था। ठीक है, सबसे पहले, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या निकालना सीखा था, मोल्स, है ना। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे इक्विवेलेंट मास, या फिर इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं ई से। और इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट के बाद हम क्या निकालना सीखेंगे, इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस। ठीक है, मोल को हम डिनोट करते थे एन से, इक्विवेलेंट को हम डिनोट करेंगे एन के बाद ई, छोटा सा। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, वहां पे एक मोल कंसेप्ट से एक और एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, दैट इज आर एन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एन फैक्टर निकालना सीख रहे हो, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्या, एन फैक्टर। ठीक है, वो एन फैक्टर क्या है, किसके लिए, हम कैसे निकालेंगे, वो हम अभी देखेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। समझ में आई इतनी बात। और एन फैक्टर और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में क्या रिलेशन है, मैंने क्या बोला था, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, भाई बहन में स्ट्रॉन्ग कौन होता है ज्यादा,
मतलब फिजिकली कौन स्ट्रांग, ताकत किस में होती है ज्यादा, भाई में ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये है आपका भाई, तो इसके पास क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा इससे, इससे कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो क्या है वो एक्स्ट्रा, वही है आपका एन फैक्टर। अगर आप बहन में आप एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, हो सकता है दिमाग से पैदल हो भाई, लेकिन मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, तो लड़कियां वो उदास मत हो ना, हर चीज फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं होती, ठीक है, हो सकता है भाई का दिमाग थोड़ा सा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, मतलब इसके पास क्या चीज एक्स्ट्रा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के पास क्या चीज एक्स्ट्रा है, एन फैक्टर एक्स्ट्रा है, ठीक है। अभी मैं सबका इसका जो है आपका फॉर्मूला सब निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। सिर्फ अभी आप समझ जाओ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के पास क्या होता है, एक एन फैक्टर नाम की चीज जो होती है, एक नंबर जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, एन इंटू एन फैक्टर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। यहां पे आपने क्या पढ़ा था, यहां पे आपने पढ़ा था मोलारिटी, मोलारिटी पढ़ा था। यहां पे आप क्या पढ़ोगे, नॉर्मेलिटी। ये जितने भी टर्म्स मैं बोल रही हूं, मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, मोल्स, इक्विवेलेंट्स, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, सब में क्या चीज, एक चीज एक्स्ट्रा होगी, क्या होगा, एन फैक्टर, ठीक है। अब ये पूरा जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है ये एन फैक्टर पर ही घूम रहा है। अब हम समझते हैं, ओवरव्यू मिल गया क्या चीज है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला देख के घबराओ नहीं, अभी हम फटाफट ये फॉर्मूला निकालना, मतलब अभी हम डिराइव कर लेंगे ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। बता दो, अब देखो जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए, को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट या फिर व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इक्विवेलेंट मास, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल ई से। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, ठीक है, इक्विवेलेंट मास आखिर है क्या। तो मैं इसकी दो मतलब मैं पहले एक डेफिनेशन बताऊंगी। पहला जो डेफिनेशन है वो हमारा ओल्ड डेफिनेशन होगा, ठीक है, ओल्ड डेफिनेशन। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या था, जैसे कि मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ओल्ड डेफिनेशन बताया था कि इट वाज ओनली इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कुछ ऐसा ही इक्विवेलेंट मास का भी ओल्ड डेफिनेशन है। वो क्या बोलता है कि इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है या फिर किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, और ऑफ एनी एलिमेंट और सब्सटेंस इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है ये, इज इक्वल टू, इज द वेट, सॉरी, ये क्या होता है, सब्सटेंस इज द वेट विच कंबाइंस, इक्विवेलेंट वेट इज बेसिकली वो वेट होता है विच कंबाइंस विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, या फिर 127 ग्राम ऑफ आयोडीन, ठीक है। अजीब सा डेफिनेशन लग रहा होगा, लेकिन ये ओल्ड डेफिनेशन है। इसमें हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और आयोडीन ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि उस टाइम पे जितने भी रिएक्शंस थे, मैक्सिमम रिएक्शंस जो थे वो इन्हीं के साथ होते थे, या तो हाइड्रोजन के साथ होते थे या फिर ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन, आयोडीन, इन्हीं सब के साथ होते थे, इसीलिए हमने ये सारे एलिमेंट्स लिया, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, ये क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का क्या होगा, वो मास होगा जो कि कंबाइन करे, मतलब जो कि रिएक्ट करे या फिर रिप्लेस करे, विच कंबाइंस और रिप्लेसेस। हाँ, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर भी है, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर भी है, कंबाइंस और रिप्लेसेस
ठीक है, जरूरी नहीं कंबाइन ही करे, उसको रिप्लेस भी कर सकता है। ठीक है, रिएक्शन में तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और या फिर रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, विच कंबाइंस और रिप्लेसेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 127 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 108 ग्राम ऑफ क्या, सिल्वर। ये है आपका ओल्ड डेफिनेशन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा समझ में नहीं आया होगा ऐसे। हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, जल्दी से बताओ, क्या बनाता है, MgO बनाता है ना। तो Mg प्लस O2, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं 2MgO। ठीक है, नाउ मैंने क्या बोला कि वो वेट होता है जो कि कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करे। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करे, 8 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मास कितना है, 24 इंटू 2, कितना आ गया मैग्नीशियम का टोटल मास इधर, 48 ग्राम। ठीक है, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम किससे कंबाइन कर रहा है अभी, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कर रहा है ना, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। यहां तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कंबाइन करेगा, 48 अपॉन 32 इंटू 8। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 24/2 इज इक्वल्स टू 12 ग्राम, लिख सकती हूँ। ठीक है, मतलब कि कितना ग्राम, इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट। अगर इस डेफिनेशन से जाएं तो थोड़ा सा पेशेंस लेके समझो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझने में, लेकिन उसके बाद समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट विच कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 12 ग्राम। ठीक है, अब हम एक और रिएक्शन लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे पास है क्या, Zn प्लस H2SO4, ये हमारा बनाता है ZnSO4 प्लस H2, है ना। ये रिएक्शन सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका वेट कितना हो गया आपका 65 ग्राम, है ना। और यहाँ पे इसने कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, कितने ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, बताओ जल्दी से, 2 ग्राम। ठीक है, और डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि वो वेट जो कितने ग्राम को रिप्लेस करे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम को कितना रिप्लेस करेगा, 65/2। ठीक है, तो क्या मैं इसको कह सकती हूं कि ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट है और ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, एक और रिएक्शन लेते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं। सो वी हैव एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन एंड इट फॉर्म्स AlCl3। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का वेट कितना है, 3 एग्जांपल से समझाऊंगी। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो मैं अभी बता रही हूँ वो बताओ, इसका वेट है कितना 54 ग्राम। और यहाँ पे क्लोरीन का कितना वेट है, एक क्लोरीन का वेट 35.5, 2 क्लोरीन का वेट कितना 71 ग्राम। तो मैं लिख सकती हूँ कि 3 इंटू 71 ग्राम। ठीक है, और डेफिनेशन में क्या है 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 35.5 ग्राम क्लोरीन को कितना एल्यूमिनियम चाहिए होगा। सिंपल मोल कंसेप्ट से जा रही हूं मैं, मोल कंसेप्ट से बताऊंगी इक्विवेलेंट कंसेप्ट कहां से आया। तो ये क्या हो जाएगा 54/3 इंटू 71 इंटू 35.5, ये इसके में जाएगा 2 से। ठीक है, और ये भी जाएगा इसमें 27 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 27/3 दैट इज 9 ग्राम। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एल्यूमिनियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है 9 ग्राम। ये सब कहां से आया, ये 12 ग्राम, ये 65/2 ग्राम और ये 9 ग्राम, ये कहां से आया। अब देखो देखो, ये जो 9 ग्राम
12 ग्राम और 65/2 ग्राम आया। ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, मोल कंसेप्ट से निकाला कि यही क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, आवाज आ रही है? ठीक है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये जो 24 है, ये देखो, अब ध्यान से देखना, ये जो 24 है ये क्या है, मैग्नीशियम का मास है, तो मैं बोल सकती हूँ इट इज मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये जो 65 है ये क्या है, ये जिंक का मोलर मास है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ मोलर मास ऑफ जिंक। और ये जो 27 है ये एल्यूमिनियम का मोलर मास है, ये क्या मैंने बोल दिया कि ये क्या है आपका मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम है। तो बेसिकली ये तो मैंने रिएक्शन से देखा, लेकिन बेसिकली मैं कर क्या रही हूं, जो भी मोलर मास है एलिमेंट का उसको मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूं। वो नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन मैं एक नंबर से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, है ना। वही नंबर से डिवाइड करने के बाद क्या आ जा रहा है आपका, इक्विवेलेंट वेट आ जा रहा है। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मॉडर्न डेफिनेशन क्यों बना, मॉडर्न डेफिनेशन इसलिए बना क्योंकि जरूरी नहीं है सारे रिएक्शन में आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन और सिल्वर ही इन्वॉल्व हो, उसके अलावा भी कोई और एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, तब हम कैसे निकालेंगे एन फैक्टर। ठीक है, तो ये जो नंबर है मोलर मास को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड कर दे रही हूं तो मेरा क्या आ जा रहा है, इक्विवेलेंट वेट। तो यहीं से हमारा आया न्यू डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट कि इक्विवेलेंट वेट बेसिकली ई क्या है, मोलर मास, इसी जो नंबर को हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर, दिस इज व्हाट, नथिंग बट द एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, अब ये एन फैक्टर क्या होता है और क्या क्या हो सकता है ये निकालना हमें सीखना है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी रिएक्शन में क्या पता चल जाए, एन फैक्टर, तो हमें इक्विवेलेंट वेट पता लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ओल्ड डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा ये पूरा काम करने के बाद हमारा एक ही रिजल्ट निकला कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास को अगर हम डिवाइड कर दें उसके एन फैक्टर से। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालेंगे, कि अगर हम किसी भी नंबर, किसी भी एलिमेंट के मास को किसी नंबर से, और क्या वो नंबर फिक्स्ड है, वो नंबर फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, लेकिन वहां पे 3 हो गया। ठीक है, किसी भी नंबर से, एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, और उसी स्पेसिफिक नंबर को हम बोलते हैं एन फैक्टर। बहुत जगह आपको एन फैक्टर लिखेगा, कहीं जगह आपको वैलेंसी फैक्टर भी लिखा रहता है। ठीक है, जनरली एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर के ही टर्म्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो, अब एन फैक्टर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो हम सबका अलग अलग निकालना सीखेंगे। नाइट्रोजन का अगर हम सिर्फ रिएक्शन में देख रहे हैं किसी, तो उस रिएक्शन में देखेंगे कि एन फैक्टर उसका कितना है। ठीक है, उस रिएक्शन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हो रहा है। और अगर सिर्फ नाइट्रोजन का देख रहे हैं, N2 का देख रहे हैं, तो हम उसकी वैलेंसी देखेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, क्या करता है वो, -3। ठीक है, 3 होता है तो फिर वो उसका 3 हो जाएगा। तो हर रिएक्शन में अब हम एन फैक्टर अलग अलग निकालना सीखेंगे। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट किसी एटम का निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऊपर एटॉमिक मास। किसी मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। और अगर किसी आयन का निकाल रहे हैं तो हम क्या लेंगे, उसका आयोनिक मास। समझ में आ गया, ये मास कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो डिपेंड करेगा सुनील, एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है किस रिएक्शन में हम निकाल रहे हैं उसका एन फैक्टर। एन फैक्टर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं होता है, एन फैक्टर इज जस्ट अ नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उस रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो हम ये देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे हम एन फैक्टर का। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि एन फैक्टर हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है, कितने मोल के लिए,
1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि हम मोलर मास या फिर एटॉमिक मास या फिर आयनिक मास किसका लेंगे, एक ही मोल का लेंगे, इसीलिए n फैक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इस n फैक्टर को। अब देखो कैलकुलेशन पर आते हैं हम कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे n फैक्टर का। आप लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर सर का लगाया है उसमें सर ने कहां तक n फैक्टर बताया, क्या बता सकता है कोई? कहां तक सर ने n फैक्टर बताया? बेस तक बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो n फैक्टर जो होता है हम बहुत सारी चीजों का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम मेजरली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, 5 कैटेगरीज में। A, B, C, N और V। ठीक है, एबीसी तो एबीसी आप याद रखोगे, एन और वी क्या होता है ये भी हम देखते हैं। देखो जो ए से होता है, पहला होता है ए, मतलब आपका या आपका एसिडिटी। एसिडिटी किसका होता है? एसिडिटी किसका होता है? बेस का होता है। बी से बेसिसिटी। ठीक है, सी से क्या होगा? सी से होगा आपका चेंज किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जो n होगा वो होगा आपका किसी भी रिएक्शन में जो आपका ओवरऑल n फैक्टर जो आ रहा था वो। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हम लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, और V से हो जाएगा आपका वैलेंसी। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो बेसिस का हम निकालेंगे एसिडिटी से n फैक्टर, एसिड का हम निकालेंगे बेसिसिटी से n फैक्टर। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे n फैक्टर? कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उससे। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स हाफ रिएक्शन गिवन है, ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, वैलेंसी हम किसका निकालेंगे बताओ बच्चों? किसी भी एलिमेंट का अगर हमें निकालना है तब हम उसका कैसे निकालेंगे? वैलेंसी से। तो इतना क्लियर है, ये 5 चीजों को हम अलग अलग देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैसे उसका निकलता है। ठीक है, तो ए बी सी एन और वी। ठीक है, तो ऐसे इन 5 सब, इसमें 5 में सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एन फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अब जैसे कि मैं बात करूं ऑक्सैलिक एसिड की, एक मैं एग्जांपल देती हूं आपको। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? मैंने आपको याद रखने को बोला था कि H2C2O4। ठीक है, सो दिस इज एन एसिड। ठीक है, एक याद करो जो KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन था, मैंने एक इसमें बैलेंसिंग कराई थी जिसमें एक रिएक्शन था इसका KMnO4 के साथ, तो वहां पे वो किसकी तरह एक्ट कर रहा था? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो अगर ये एसिड की तरह एक्ट करे तो इसका एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? इसकी बेसिसिटी से। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, ठीक है, अगर रिएक्शन में ये एसिड की तरह ना काम करके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो हम कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका कितना इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, उससे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो H2C2O4 मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन दे सकता है हमें? कितना बेसिक, ये क्या है? डाई बेसिक है। ठीक है, मतलब कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन दे सकता है हमें? 2। क्या ये 2 ही देगा? हर बार 2 ही देगा? जरूरी है? ये 1 भी दे सकता है। तो 2 है अगर इसका, तो 2 तो कब होगा?
दैट विल डिपेंड, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एन फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन ऐसा है H2C2O4 और ये दे रहा है हमें 2H प्लस प्लस C2O4 माइनस 2, तो इसमें इसका एन फैक्टर कितना हो गया, कितना हाइड्रोजन हमें मिला, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिला, तो यहाँ पे एन फैक्टर तो आपका आ गया 2। लेकिन अगर मैं फिर रिएक्शन दूं कि H2C2O4 और ये दे रहा है हमें H प्लस प्लस HCO4 माइनस, यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन दे रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। तो एन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस जिसमें वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दूंगी, आप मुझे बताएंगे उसका एन फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ए की, मतलब एसिडिटी की। मतलब ए की बात करें, हम एसिडिटी की बात करें तो सिंपल एसिडिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस इन अ बेस, है ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस इन द बेस, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूं, इसको दो तरीके से मैं बोल सकती हूँ, या तो नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेस्ड, ठीक है, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, बेस क्या कर सकता है, या तो OH माइनस को दे सकता है, या फिर क्या कर सकता है, H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है। याद है, जैसे मैंने क्या बोल रहा था कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना या फिर हाइड्रोजन को क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेस्ड या फिर H प्लस क्या करेंगे, जितना भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हर रिएक्शन में OH माइनस आयन दिखे ही, जहाँ पे OH माइनस दिख रहा है वहां पे आप देख लोगे कि कितना H प्लस एक्सेप्ट किया है। तो नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेस का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaOH का बताओ एन फैक्टर कितना होगा। एसिडिटी बेटा बेस का होता है, एसिडिटी हम बेस के लिए डिफाइन करते हैं। NaOH का इतना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का AlOH होल थ्राइस का क्या होगा आपका, 3 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। NH4OH का बताओ, NH4OH का कितना होगा, 0 कैसे होगा भाई, OH दिख नहीं रहा इसमें, एन फैक्टर कभी 0 हो सकता है क्या, एन फैक्टर 0 नहीं हो सकता है कभी भी। एन फैक्टर 0 का मतलब वो तो कंपाउंड या एलिमेंट डिफाइंड ही नहीं है क्या उसका, या तो मतलब एन फैक्टर बोल कि एसिडिटी भी 0 है, बेसिसिटी भी 0 है, वैलेंसी भी 0 है, हर चीज 0 है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एन फैक्टर 0 इज नॉट डिफाइंड, कभी भी एन फैक्टर 0 नहीं बोलना, बोलोगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका 1, तो इसका मैं अगर इक्विवेलेंट वेट पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास बाई 1, इसका कितना हो जाएगा, मोलर मास बाई 2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास बाई 3, और इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास बाई 1, ठीक है। अब मैं बताती हूं कि मान लो कोई ऑक्साइड है, कौन से ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर के, मेटालिक ऑक्साइड्स। नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है, लेकिन उसका एन फैक्टर हम नहीं डिफाइन करेंगे, 8 भी तो हो सकता है। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके पास, ऑक्साइड, ऑक्साइड की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, कार्बोनेट। कार्बोनेट जो आयन होता है वो भी बेसिक नेचर का होता है, और बाय कार्बोनेट आयन भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि दोनों ही क्या करेंगे, H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, माइनस चार्ज है ना, इसलिए H प्लस एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर इसका रिएक्शन किसी के साथ, जैसे कि आपका मैं बोलूं कि NaOH प्लस H2SO4, इस रिएक्शन में मुझे NaOH का एन फैक्टर बताओ। चलो पहले रिएक्शन कंप्लीट करो और NaOH का एन फैक्टर क्या होगा, और इस रिएक्शन में NaOH प्लस HCl
इस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होगा 1। देखो कैसे हो रहा है ये, इसको हम क्या करिए, क्या बनेगा Na2SO4 प्लस H2O, है ना। और ये क्या बनेगा, आपको प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए क्या बनेगा, ये क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं 2, ठीक है 2 Na हो गया बैलेंस, ठीक है, और ये बैलेंस ही था। 2 मोल NaOH ने कितना मोल H प्लस एक्सेप्ट किया, 2 मोल NaOH ने कितना मोल H प्लस एक्सेप्ट किया, बताओ यहाँ पे H2SO4 में कितना मोल H प्लस है, H2SO4 में कितना H प्लस है, 2 मोल है ना, 2H2, ठीक है, 2 मोल ने 2 H प्लस एक्सेप्ट किया 2 मोल, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2H प्लस अपॉन, मैंने बोला था एन फैक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल, तो यहाँ पे 2 मोल है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये एन फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 1। 1 मोल NaOH ने कितना मोल H प्लस एक्सेप्ट किया इन द केस ऑफ HCl, 1, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक H प्लस एक्सेप्ट किया और एक ही मोल था, तो एन फैक्टर आपका आ गया 1, ठीक है। अब मुझे बताओ एक और रिएक्शन है, सो वी हैव Na2O। Na2O कैसा ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर के, बेसिक, ठीक है, H2SO3, ये क्या बनाएगा आपका Na2SO3 और H2O, Na2SO3 प्लस H2O, बैलेंस कर देंगे हम, बैलेंस Na2SO3, सॉरी, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। मुझे बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा एन फैक्टर इसका, व्हाट इज द एन फैक्टर, पहले तो मुझे बताओ क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन, नो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, बेस का रिएक्शन है एसिड का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नेवर अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो 1 मोल Na2O ने कितना H प्लस एक्सेप्ट किया, 1 मोल Na2O ने कितना H प्लस एक्सेप्ट किया 2, तो एन फैक्टर क्या हो गया आपका 2, ठीक है, और मोल कितना था 2, 1 था तो फिर 2, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि MgO प्लस H3PO4, H3PO4 भी क्या होता है, एक एसिड होता है, ठीक है, ये क्या बनाएगा Mg3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा आपका 3। व्हाट इज द एन फैक्टर, दो, ठीक है, एन फैक्टर 2 कैसे हो गया मुझे बताओ, 3 मोल MgO ने 3 मोल MgO ने कितना मोल H प्लस एक्सेप्ट किया, 3 मोल ने 6 H प्लस एक्सेप्ट किया, 6 मोल, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 6 मोल एक्सेप्ट किया और कितने ने किया 3 मोल ने, तो एन फैक्टर क्या आ गया आपका 2 मोल। आ गया आपको समझ में, जरूरी नहीं है कि एन फैक्टर सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो जाए, ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, वो डिपेंड करेगा आपका रिएक्शन पे, ठीक है। अब हम आते हैं, एसिडिटी क्लियर हो गया सबको कि जरूरी नहीं है कि OH माइनस ही हो, मेरा मतलब ये था ये सारे रिएक्शन देने का, ये था कि जरूरी नहीं है कि OH माइनस ही इन्वॉल्व हो सकता है H प्लस कितना वो क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, H प्लस जो एक्सेप्ट करता है वो भी बेसिक होता है, ये कंपाउंड का है, ये MgO का, Na2O का, NaOH का, ये इस कंपाउंड का एन फैक्टर है, एलिमेंट का नहीं, एलिमेंट का तो एन फैक्टर होगा तो डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, ठीक है। एन फैक्टर अगर हम एसिडिटी से निकाल रहे हैं तो किसका निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एसिडिटी से अगर हम किसी चीज का एन फैक्टर निकाल रहे हैं तो किस कंपाउंड का निकाल रहे होंगे, बेस का निकाल रहे होंगे ना। यहाँ पे Na2O, MgO, NaOH ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। चलो
अब हम आते हैं किस पे, बी पे, दैट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी किसका डिफाइंड रहता है, बेसिसिटी हम किसका डिफाइन करते हैं बताओ बच्चों, एसिड्स का, ठीक है। तो उसको भी हम किसके टर्म्स में, या तो H प्लस के टर्म्स में हम बोल सकते हैं या फिर OH माइनस के टर्म्स में, ठीक है। अब हम आ रहे हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट था, बी पर आ रहे हैं, दैट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी किसका होता है, सबसे पहले तो एसिड्स का। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें से कितना H प्लस क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, उसने कितना H प्लस दिया, ठीक है। H प्लस को जो डोनेट करेगा, H प्लस रिप्लेस मतलब H प्लस कितना दे रहा है, या फिर OH माइनस के टर्म्स में बोलूं तो क्या हो जाएगा, OH माइनस क्या करेगा, ये एसिड क्या करेगा, OH माइनस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो H प्लस के टर्म्स में भी हो सकता है और OH माइनस के टर्म्स में भी हो सकता है बेसिसिटी, ठीक है। तो अगर सिंपल क्या हो जाएगा, E ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास अपॉन उसका बेसिसिटी, ठीक है। अब फटाफट से आप बताते जाओगे। H2SO4 का बताओ, अगर मैं सिर्फ H2SO4 का पूछ रही हूँ, कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, तो आप क्या मान के चलोगे उसका मैक्सिमम कितना वो H प्लस दे सकता है, ठीक है। HCl का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है, इसका 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या रिएक्शन शो कर रहा है, और इसका क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4 का, ठीक है। अब देखो सब में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, आप हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं सब में, सब में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन नहीं देता है, ये कितना हाइड्रोजन देता है, ये आपको देगा 1 हाइड्रोजन, ये देता है H प्लस, प्लस ये टूटेगा किसमें, H2PO2 माइनस, और ये टूटेगा मैक्सिमम 2H प्लस प्लस HPO2 माइनस 2, और ये टूटेगा आपका 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया आपका 1, इसका एन फैक्टर हो गया 2 और इसका एन फैक्टर हो गया 3, ठीक है। ये हमें याद कैसे रखना है, इसका अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 क्यों दे रहा है, ये इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन कोई भी एसिड जो डोनेट कर सकता है वो कौन सा वाला डोनेट कर सकता है, जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें अगर H3PO2 का, तो इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये H, ये H और ये OH, ठीक है। तो यहां पे कौन डोनेट कर सकता है इसको, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन टूट सकता है, बाकी सब ये क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है इसमें, ये वाला। और जनरली अगर आपसे कोई भी पूछे कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक भी पढ़ ही रहे हो, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा वाला होगा, तो याद रखना कि जो भी हाइड्रोजन ग्रुप 16 से या फिर ग्रुप 17 से जुड़ा हो, वो वाला हाइड्रोजन क्या होगा आपका, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसमें ग्रुप 16 से कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। बस ये वाला एसिडिटी में कर लूं कंप्लीट, उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, जो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 से जुड़ा हो। ग्रुप 16 मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम और टेलुरियम, और ये क्या हो जाएगा, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाइटी, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं बनाना सिखा तो रही हूं, P है, इसमें P कितना है, 1 है, तीनों हाइड्रोजन एक एक दे दो, और बाकी जो बचा एक के साथ तो डबल बॉन्ड बना दो और एक OH एसिड लिख दो, ठीक है। अब इसका बना दो,
अब बनाते हैं H3PO3 का, अभी आप लोग बना लोगे देखना। H3PO3, तो P बीच में आ गया आपका। चलो फटाफट से इसका बना के दिखाओ। P आ गया, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन कितना बचा? 3 बचा, और ऑक्सीजन कितना बचा? 2 बचा। तो एक एक को बांट दो हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन आपका अकेला रह गया, तो वो ऐसे बन गया। ये कितने हाइड्रोजन दे सकता है? इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसीलिए इसका एन फैक्टर क्या आता है? इसका एन फैक्टर आपका 1 आता है और इसका एन फैक्टर 2 आता है। समझ में आ गया रीजन क्यों? अब H3PO4 का बनाओ स्ट्रक्चर। H3PO4 का बनाते हैं तो ये आ जाएगा P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन भी 3 बचा और हाइड्रोजन भी 3 बचा, मतलब तीनों आपस में एक एक बांट लेंगे। बांट लिया। तो अब इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 1 2 3, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3। सिंपल सी बात है। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और काम कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। H3PO2 में कितना ऑक्सीजन है? 2, 2 -1 कर दोगे, जितना भी ऑक्सीजन है उसमें से -1 कर दोगे, वही आ जाएगा उसका एन फैक्टर, ठीक है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 3 -1 कर दोगे, उसका एन फैक्टर 2। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 -1 कर दोगे, उसका एन फैक्टर 3, ठीक है। जितने भी ऑक्सीजन है उसमें -1 कर दो, वही हो जाएगा उसका एन फैक्टर। आगे बात समझ में? ठीक है, तो एसिड और बेसिस क्लियर है। और एग्जांपल दूं या फिर अब कल करना है? एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होगा जो कि ग्रुप 16 या ग्रुप 17 से जुड़ा हो। जो हाइड्रोजन ग्रुप 16 या ग्रुप 17 से जुड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव HCl, HF, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? ग्रुप 16 या 17, इसीलिए ये क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। या फिर अगर O से या सल्फर से H2S अगर आप पानी में मिलाओ तो कैसा नेचर होगा इसका? एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। आगे बात समझ में? अब मिलते हैं कल। सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे। मैं जितने नोट्स भेज रही हूँ सारे नोट्स छाप के और मुझे दिखा देना।